नमस्कार, मैं एस.के. तिवारी पूर्वांचल एकेडमी के यूट्यूब प्रोग्राम पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी क्लास जो होने वाली है यह भारतीय संविधान को लेकर के है और भारतीय संविधान में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 की, अर्थात मौलिक अधिकार की बात करने वाले हैं मित्रों। तो आइए आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का ट्रेंड है इसमें यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है उसको भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। प्रश्न यह उठता है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्तियों के जीवन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता और व्यक्तियों के विकास एवं अभिवृद्धि के लिए नितांत आवश्यक होता है। इसके अभाव में व्यक्तियों का जीवन निरर्थक हो जाता है और ऐसे अधिकारों को प्रवर्तित कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? न्यायालय की होती है। यानी कि ये अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। अगर इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो न्यायालय इसको क्या करता है? संरक्षित करने का काम करता है। राज्य के विरुद्ध क्या है? न्यायालय द्वारा संरक्षित होता है मौलिक अधिकार। तो हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों के जीवन, उनकी स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए नितांत आवश्यक होते हैं एवं राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की व्याख्या करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है तो आंसर होगा नहीं। अगर मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है तो हम इसे न्यायालय द्वारा क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं और न्यायालय इसके प्रवर्तन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछो कि क्या भारतीय संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है तो आपका आंसर होगा यस। मौलिक अधिकार में संशोधन करने का संसद को अधिकार है, लेकिन इस पर क्या है? युक्ति प्रतिबंध लगाया गया है। अगर मौलिक अधिकार में संसद कोई ऐसा संशोधन करती है जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो तो ऐसे संशोधन को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। लेकिन अगर संसद द्वारा कोई ऐसा संशोधन किया जा रहा है जो सकारात्मक संशोधन के रूप में है तो ऐसा संशोधन क्या होगा? मान्य होगा और ऐसे संशोधन को सामान्यतः न्यायपालिका रद्द नहीं करती। तो इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करना है। ऐसा संशोधन कर सकती है जो सकारात्मक संशोधन हो, यानी कि नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। आशा करता हूं कि इतनी बात आपके समझ में आई। इसके बाद क्या हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा एस। अगर अनुच्छेद 352 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 352 क्या कहता है भाई? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है अनुच्छेद 352 के तहत तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़ करके कौन सा अनुच्छेद याद रखिएगा? अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद
21 को छोड़ करके अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति चाहे तो अन्य सभी मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को क्या है? छोड़ करके। यह भी बात आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद आइए देखते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो बार बार हमसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दी जाती हैं और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न तो यह उठता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, एक प्रश्न अगर आपसे पूछो कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा के बारे में जरा समझते हैं। मैग्ना कार्टा क्या है? ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है, इसकी उत्पत्ति क्या है? 1215 में ब्रिटेन में हुई। 1215 में ब्रिटेन में हुई, यानी कि 1215 में ब्रिटेन में क्या है? कुछ मौलिक अधिकार जैसी बात की गई थी ब्रिटेन के नागरिकों के लिए, और उसे क्या नाम दिया गया था? मैग्ना कार्टा। और यहीं से ये जो मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहली बात। कई बार आपके मौलिक अधिकार से प्रश्न बन जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? क्या? संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। तो इस तरीके के कुछ प्रश्न हमारे सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर दिए जाते हैं? पूछ दिए जाते हैं। अब आइए चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल से हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। जब प्रारंभ में हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया, तब तत्कालीन समय में जो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या थी हमारे संविधान में, कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 1950 में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अभी मैंने बताया कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 368 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान का भाग 20, भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। तो संसद ने अपनी इसी शक्ति का उपयोग करते हुए 44वां संविधान संशोधन किया। कौन सा संशोधन किया? 44वां संविधान संशोधन किया। यह संशोधन कब हुआ था? 1978 में। तो इसी शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 से अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया? निकाल दिया। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। और इस अधिकार को क्या कर दिया गया? एक साधारण अधिकार बना दिया गया। एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस भाग में? संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 का। अनुच्छेद 300 का। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि
प्रारंभिक समय में जो हमारा संविधान था, संविधान जब बनकर के तैयार हुआ था, तब भारतीय संविधान में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। लेकिन वर्तमान समय में केवल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। इनमें से अनुच्छेद 31 को निकाल दिया गया है और अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है या किस भाग में रखा गया है, तो यहां से जो आपका आंसर प्राप्त होता है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है, भाग 12 में रखा गया है। तो यहां से भी एक आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके बाद आइए देखते हैं कि जब इस प्रकार से क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन कर दिया गया, तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर के कितनी हो गई, 6। वर्तमान समय में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार है। और आइए इसको क्या करते हैं, एक एक अधिकार को बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार वर्तमान समय में हमारे संविधान में प्राप्त होते हैं। तो इन 6 मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार क्या है मित्रों, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। और तीसरा मौलिक अधिकार प्राप्त होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 22-23। अनुच्छेद 22-23 नहीं, 23 से 24 तक, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठवां और अंतिम हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसी अनुच्छेद 32 को मित्रों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर हमारे जो 5 प्रकार के मूल अधिकार है, छठवें को छोड़ करके, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत कहां पे, सीधे सर्वोच्च न्यायालय। कहां पे मित्रों, सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत कहां पे, उच्च न्यायालय। कहां पर, उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, याचिका दाखिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, याचिका दाखिल कर सकते हैं। किसके विरुद्ध दाखिल कर सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के संदर्भ में।
ठीक ना। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा या राज्य के द्वारा, तो हम क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका क्या कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं और हमारे मौलिक अधिकारों को प्राप्त करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय क्या है, उत्तरदायी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। मान लीजिए कि अगर अनुच्छेद 32 की चर्चा हमारे संविधान में न होती, यानी कि इस तरह के किसी प्रावधान की चर्चा नहीं रहती कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा या सरकार द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे। अगर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं रहता कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर जाकर के क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार लगाएंगे, हाई कोर्ट में जाकर के क्या करेंगे, गुहार लगाएंगे। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती तो इन सभी मौलिक अधिकारों का कोई क्या रहता, महत्व तो ही नहीं रह जाता, क्योंकि इसका क्या होता रहता, बार बार हनन होता रहता और यह केवल लिखित मात्र रहता, इसको कभी धरातल पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो है अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। इसके बाद अनुच्छेद 32 में है क्या, जरा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अनुच्छेद 32 है इसमें कौन कौन सी रिट जारी करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को अथवा उच्च न्यायालय। यहाँ पे मित्रों ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ पे सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। अगर आप सुप्रीम कोर्ट न जाकर के हाई कोर्ट जाना चाह रहे हैं तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। इस संदर्भ में जो है न्यायालयों को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का क्या है, अधिकार है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। पहली जो रिट होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट होती है परमादेश। तीसरी रिट होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसको दूसरी या तीसरी मान लो आप, उत्प्रेषण ना करके तीसरी जो है आपकी प्रतिषेध। तीसरी क्या है, प्रतिषेध। चौथी रीट क्या होती है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। और 5वीं रीट आपकी जो होती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। आइए जरा देखते हैं कि ये जो 5 प्रकार की रीटें हैं कौन कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इनका अर्थ क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि बंदी को प्रस्तुत करना, बंदी को क्या करना, प्रस्तुत करना। इससे यह तात्पर्य होता है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने वकील के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करता है और इस पर क्या करता है, जो है एक्शन लेता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। और किस प्रकार की रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है, जिसके माध्यम से यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह बताता है, यह आदेश देता है कि उसके बंदी बनाए जाने की कारणों की जांच करनी है। कैसे की जाएगी, उसे तुरंत जल्द से जल्द सक्षम अधिकारी के समक्ष क्या किया जाए, पेश किया जाए और यह ज्ञात किया जाए कि क्या उसके बंदी बनाए जाने का कारण सही है अथवा नहीं। अगर उसके बंदी बनाए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। तो यह अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी जो रिट होती है परमादेश।
परमादेश में क्या देता है? आदेश देना। परमादेश का मतलब होता है कि आदेश देना। इसमें क्या होता है कि जब कोई क्या है सार्वजनिक पद का अधिकारी हो या कोई संस्था हो या कोई सरकार हो, अपने सार्वजनिक कर्तव्य से क्या हो जाता है? विमुख हो जाता है, यानी कि अपने सार्वजनिक कर्तव्य को नहीं पूरा करता है, तो ऐसी रिट जारी की जाती है न्यायालयों द्वारा ऐसे व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार के विरुद्ध कि आप अपने कर्तव्यों का क्या करिए? निर्वहन करिए। तो कर्तव्यों को निर्वहन करने के संदर्भ में इस प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसका नाम है परमादेश। तीसरी प्रकार की रिट जो जारी की जाती है न्यायालयों के द्वारा, उसका नाम है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब क्या है? रोकना। प्रतिषेध मतलब क्या है? यह रोकता है, अवरोध उत्पन्न करता है। कहां पे? ये जो प्रतिषेध रिट है यह क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च या उच्च न्यायालयों के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को क्या की जाती है? जारी की जाती है। किस संदर्भ में जारी की जाती है? कि कोई विशेष संदर्भ में कोई वाद है और ऐसा वाद जो क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों के वाद क्षेत्र के क्या है? बाहर है। यानी कि जो प्रतिषेध के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश देते हैं कि फला वाद क्या है? आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए आप इस वाद की अपने यहाँ सुनवाई मत करिए। यानी कि क्या करता है? रोक लगाता है। यानी कि किसी न्यायिक निर्णय में त्रुटि होने से क्या करता है? रोकता है। त्रुटि होने से क्या करता है? रोकता है। क्यों? क्योंकि यह जो है वाद क्या है? आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आपकी समझ से क्या है? बाहर है। अगर आप इस पर निर्णय लेने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब है कि त्रुटि रहने की क्या है? संभावना है। इसलिए आप ऐसे वाद का निर्णय अपने यहाँ मत लो, यानी कि ऐसे वाद का सुनवाई अपने यहाँ मत करिए। इसको क्या करिए? अपने से ऊपर वाले न्यायालय को क्या करिए? स्थानांतरित करिए। चौथा जो आपका रिट होता है इसका नाम है क्या? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है? त्रुटि हो जाती है, त्रुटि हो गई तो इसमें क्या है? त्रुटि को सुधार करना, त्रुटि को सुधार करना शामिल होता है। यानी कि उत्प्रेषण रिट के माध्यम से यह भी क्या करता है? सर्वोच्च या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हैं। जो प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है, ये दोनों प्रकार की रिटें उच्च न्यायालयों द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को क्या की जाती है? जारी की जाती है। और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो प्रतिषेध होता है इसमें क्या करता है? त्रुटि करने से रोका जाता है कि किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई आप अपने यहाँ नहीं करेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब मान लीजिए किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई क्या है? कर ली गई। कहां पे? अधीनस्थ न्यायालयों में, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। या ऐसे कहें कि दूसरे प्रकार से कोई ऐसा मुकदमा जो बहुत दिनों से क्या है? लंबित चल रहा है अधीनस्थ न्यायालयों में, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को क्या देता है? निर्देश देता है कि इस मुकदमे को आप क्या करिए? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को क्या करिए? स्थानांतरित करिए। या इस पर निर्णय सुना दिया है, उस पर फिर से क्या करना है? पुनर्विचार करना है। तो पुनर्विचार के लिए भी क्या है? जो उत्प्रेषण नाम की रिट जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के द्वारा। तो यह जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है इसमें थोड़ा सा क्या होता है? अंतर होता है। प्रतिषेध मतलब क्या है? निर्णय देने से रोकता है, यानी कि त्रुटि करने से रोकता है बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालयों को। और इसमें क्या है? अगर गलती हो गई है तो गलती का सुधार कहां पे करता है? अपने यहाँ मंगवा करके उस मुकदमे की क्या करता है? सुनवाई करता है। इसके बाद जो आपकी आखिरी क्या है रिट है, इसका नाम है अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। यानी कि अधिकार का क्या पूछेगा? कारण पूछेगा। इसमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति मतलब कहेंगे सार्वजनिक पदाधिकारी, निजी व्यक्ति या निजी संस्था नहीं, कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है या कोई सार्वजनिक संस्था है, वह ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रही है जिसको कार्य करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है,
तो न्यायालय क्या करता है, ऐसे व्यक्ति या संस्था को रिट जारी करता है और उस रिट का नाम होता है अधिकार पृच्छा, कि आप ऐसा कार्य किस अधिकार के तहत कर रहे हैं। जब तक वह व्यक्ति या संस्था कोई क्या है ऐसा जवाब न दे देती जिससे कि न्यायालय क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तब तक उसे ऐसा कार्य करने से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो यह होता है अधिकार पृच्छा। यानी कि कुल मिलाकर के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो रिटें जारी करते हैं वे 5 प्रकार की: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज की वीडियो आपकी समझ में आई होगी और आपके आगामी परीक्षाओं में क्या होगी, बहुत ही मददगार साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।